Hello students, my name is Ashish and today we are going to study your class 10th chapter number 8. The name of the chapter is What is Culture. First of all, I would like to tell you that it is a highly philosophical chapter. पहले तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं, बहुत ही ज़्यादा philosophical chapter है, तो इसकी बहुत सारी बातें हो सकता है आपको समझ में बिल्कुल भी ना आए, बट इन फ्यूचर टू ग्रो अप, टू बी अ मैच्योर पर्सन, टू बी अ फिलोसफिकल पर्सन और बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है. रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. एंड यू ऑल नो दैट since your childhood, whenever the Gandhi ji and Nehru ji and the people like the politicians, whatever they write, they are highly philosophical in their wordings. वो बहुत ज़्यादा कठिन वर्डिंग्स का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी बातें ऐसी होती है जो शायद आपके सर के ऊपर से जाती हो या शायद आपको समझ में बिल्कुल ना आती हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल चैप्टर शुरू करने के पहले ही आपको कह देना चाहता हूँ कि बहुत सी बातें होंगी जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन आपकी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाने के लिए ये चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ व्हाट इज़ कल्चर. कल्चर, संस्कृति, सभ्यता क्या है, इसके बारे में नेहरू अपने विचार जो हैं वो इस चैप्टर के माध्यम से रख रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट it is a long chapter. The wordings are difficult, the paragraphs are difficult, so we are making this video in two parts, and this is the first part, and in the next time we will put the second part with the question answers of this chapter as well. So let's start the chapter. There is a great deal of confusion in my mind. नेहरू जी कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक बहुत ही confusion है, and I shall state quite frankly, और मैं उससे आपसे बिल्कुल frankly बताना चाहता हूँ आपको. What it is, कि वो क्या है. All kinds of basic questions crop up from what is going in the world around us. और वो सारी जो प्रश्न हैं वो ये हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है. ये उस समय की बात है जब नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे. Nations, individuals and groups talk of understanding one another, and it seems an obvious thing that people should try to understand one another and learn from one another. लोग, समाज, देश, ग्रुप्स ये आपस में बातें करते हैं कि हम एक दूसरे को समझते हैं. उन्हें समझना भी चाहिए, है ना, और एक दूसरे से सीखना भी चाहिए. Yet when I look through the pages of history or study current events, लेकिन जब भी मैं इतिहास के पन्नों को देखता हूँ, आज के करंट इवेंट्स को देखता हूँ, I sometimes find that people who know one another most quarrel most. बहुत ही सही बात कह रहे हैं वो कहते हैं कि जो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते हैं वही सबसे ज़्यादा लड़ते भी हैं. जस्ट सपोज़ देखें, हमारे बगल में ही पाकिस्तान और चाइना है. अगर हम किसी कल्चर को सबसे ज़्यादा जानते होंगे तो शायद पाकिस्तानियों को हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं. शायद हमको ये सारी चीज़ें ज़्यादा उनके बारे में पता है, लेकिन हमारा सबसे बुरा झगड़ा भी उनसे ही है. उसके बाद चाइना भी हमारा पड़ोसी है, हमारी उनसे भी लड़ाई चल ही रही है. तो जो देश आपस में, जो लोग आपस में रहते हैं, हमारे दो गली छोड़ के किसी से झगड़ा नहीं होगा हमारा झगड़ा होगा हमारे पड़ोसी से, क्योंकि हम उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, है ना. तो और यही बात वो कहना चाह रहे हैं. कंट्रीज़ विच आर नेक्स्ट डोर टू वन अनदर इन यूरोप और इन एशिया समहाउ सीम टू रब वन अनदर ऑन द रॉन्ग वे. जितने भी देश आप देखोगे यूरोप में, एशिया में, ये एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं जबकि एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं. दो दे नो वन अनदर वेरी थोरोली, जबकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी हैं. Thus, knowledge by itself does not lead to a greater cooperation or friendship. तो ज्ञान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ज्ञान होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो दो देश अच्छे ज्ञानी हैं उनके बीच में, है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनके बीच में अच्छा कॉपरेशन होगा, अच्छी फ्रेंडशिप होगी. हम आज दुनिया की स्थिति को देखें तो इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आर्मेनिया और अजरबैजान जो आपस में बिल्कुल ही पड़ोस देश हैं, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान जैसे जुड़े हुए हैं, उनका युद्ध चालू है. उनके बीच में लड़ाई चल रही है, उनके बीच में वॉर चल रही है. हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों सैनिक मारे गए, हज़ारों आम नागरिक मारे जा चुके हैं. सो उनके बीच में आप देखोगे कि अभी भी वॉर चल रही है. पाकिस्तान से हमारा चलता रहता है. इंडिया और चाइना का रिसेंटली वॉर, जैसे ही हालात हो गए थे, हमारे सैनिकों को उन्होंने मार डाला,
हमने भी मारा है, बट कितने मारे हैं हमको कुछ नहीं पता इस बारे में। और भी दुनिया के दूसरे देशों में आप देखोगे, सीरिया में युद्ध चल रहा है, यमन में वॉर चल रही है ना, और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे वॉर काइंड सिचुएशन बनी हुई है। और वो देश जो आपस में पड़ोसी हैं, जो एक जैसे हैं, जो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सबसे ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप हिस्ट्री के पेजेस देखोगे तो आपको ढेर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और वही देश आपस में लड़े हैं जो आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। इवन द लॉन्ग पेजेस ऑफ हिस्ट्री शो दैट, हमारे जो लंबे लंबे इतिहास के पन्ने हैं वो यही सारी बातें बताते हैं। हैज़ देयर बीन समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ ऐसा है जो गलत रहा है इन इंडिविजुअल नेशन, कोई देशों में गड़बड़ रही है, और इन द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन, या फिर ये क्वेश्चन ही गलत है, और इज़ इट समथिंग एल्स, या फिर कोई और बात है, कोई और मुद्दा है। दैट हैज़ नॉट वर्कड एज इट शुड हैव डन, कोई ऐसी बात जो काम करना चाहिए थी लेकिन उसने काम नहीं किया। व्हेन वी टॉक ऑफ कल्चर रिलेशन, जब हम कल्चरल रिलेशन की बात करते हैं, देखिए कल्चरल रिलेशन, कल्चर सबका अलग अलग होता है। इवन हमारा तो भारत ही डिफरेंट कल्चर्स की कंट्री है ना। यहाँ पे हिंदूज़ के कल्चर्स अलग है, मुस्लिम्स के कल्चर्स अलग है, सिखों के कल्चर अलग है, हमारे वहाँ क्रिश्चियंस के कल्चर्स अलग हैं, कुछ पना जो पारसी लोग होते हैं उनका कल्चर अलग है, खान पान अलग है, पहनने का जो ढंग है वो अलग है, तीज त्यौहार मनाने का ढंग अलग है। कल्चर होता क्या है? कल्चर यही सब कुछ तो कल्चर है, यही सब कुछ तो संस्कृति है, यही सब तो हमारी वैल्यूज़ हैं। तो व्हेन वी टॉक ऑफ कल्चर रिलेशन, जब हम कल्चर रिलेशंस की बात करते हैं, द क्वेश्चन दैट इमीडिएटली अराइजेज इन माई माइंड, तो मेरे दिमाग में जो एक क्वेश्चन उठता है उसी वक्त में, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कल्चर दैट पीपल टॉक सो मच अबाउट, कि आखिर कल्चर है क्या भला जिसके बारे में लोग इतनी बातें करते हैं, ऐसा नेहरू जी कह रहे हैं। When I was younger in years, जब मैं उम्र में छोटा हुआ करता था, I remember reading about German Kultur, मैंने जर्मनी में एक शब्द पढ़ा था, जर्मन में कुल्टर, एंड ऑफ द अटेम्प्ट्स ऑफ जर्मन पीपल टू स्प्रेड इट, जर्मनी के लोग इसको फैलाना चाहते थे, वो अपना कल्चर दूसरों पे थोपना चाहते थे। अब मैं मानता हूँ कि सभी लोग ये करना चाहते हैं। आप क्लास में जब देखोगे, आप अपनी क्लासरूम में जब बैठोगे, तो कोई अगर आपसे हटकर होगा तो आप उससे नफ़रत करना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू यू, बिकॉज दे डू नॉट टॉक लाइक यू और लुक लाइक यू और समथिंग एल्स। हमारे साथ होता है, जब कोई सारे के सारे ना गोरे बैठे होते हैं तो वो उसे काला कह के चिढ़ाना चालू कर देते हैं। सारे के सारे अगर किसी का कलर थोड़ा सा डल है, सारे के सारे ब्लैक बोल सकते हैं उनको कि आप थोड़ा सा ब्लैक है। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनी बडीज़ रेस, मैं किसी के रेस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि जब लोग अपने से डिफरेंट होते हैं तो लोग उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो आपकी बिरादरी को बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर जो जर्मन्स थे उनको लगता था कि वो सुप्रीम है। ये कब की बात है? वर्ल्ड वॉर 2 की। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मन्स ने बहुत सारे देशों पे आक्रमण किया था, और जर्मनी के लोगों को लगता था कि हमारा जो कुल्टर है, वो कल्चर को कुल्टर बोलते थे, कि हमारा जो कुल्टर है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, और वो दूसरों को थोपना चाहते थे इसके ऊपर कि भाई हम मानते हैं तुम भी मानो, अगर मैं ये रिलीजन फॉलो करता हूँ तुम भी करो, मैं ये खाता हूँ तो तुम भी वही खाओ, मेरे जैसे बनो, मेरे से अच्छे मत बनो, मेरे से नीचे मत रहो, मेरे जैसे बनो तो ही मैं तुमको अपने साथ में शामिल करूँगा, जोड़ूंगा, बात करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। हम देखते हैं ना सोसाइटीज़ में जो जाति समाज के लोग हैं उन्होंने भी तो यही कर रखा है। ऊंची जाति का लोग नीची जाति के लोगों से बात नहीं करता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा कल्चर इनसे डिफरेंट या सुप्रीम है ना। तो यहाँ पर भी वो वही बातें कहना चाहता है कि जर्मनी के लोग थोपना चाहते थे। जर्मन पीपल टू स्प्रेड इट बाय कॉन्कोस्ट एंड अदर मीन्स, जर्मनी के लोग है ना युद्ध से, जीत से, कैसे भी उसको थोपना चाहते थे जो तरीका है। देयर वॉज अ बिग वॉर टू स्प्रेड दिस कुल्टर, इस कुल्टर को फैलाने के लिए एक बड़े युद्ध लड़े गए, एंड टू रजिस्ट इट, और इस बात को रोकने के लिए कि उसको फैलाया ना जाए इसके लिए भी युद्ध लड़े गए। एवरी कंट्री एंड एवरी इंडिविजुअल सीम टू हैव देयर पेक्यूलियर आइडिया ऑफ कल्चर, हर देश का, हर आदमी का अपना एक अलग आइडिया होता है अपने कल्चर को लेकर, कोई पेक्यूलर आइडिया मतलब अजीब सा आइडिया होता है उनका। When there is a talk about culture relations, although it is very good in theory, जब हम कल्चर रिलेशन की बातें करते हैं तो ये सब चीज़ें लिखने में, पढ़ने में, सुनने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, थ्योरी में तो काफ़ी अच्छी लगती है कि उनका कल्चर डिफरेंट है, हम जैसे हम दूसरे देशों में जाते हैं,
फॉर सपोज़ मैं दूसरे देशों को छोड़ दीजिए, मैं लेह लद्दाख गया, तो वहाँ पे जो लेह लद्दाख के लोग हैं, है ना, उनका कल्चर काफ़ी डिफरेंट होगा, उनके डांस अलग होंगे, मुझे डांस अच्छा लगेगा या फिर मैं उनको देखना पसंद करूँगा, मुझे उनका कल्चर काफ़ी, खान पान मुझे उनका डिफरेंट लगेगा, कल्चर मुझे अलग लगेगा, है ना। तो मैं अपना कल्चर उनके सामने रखूँगा, उनका कल्चर मैं देखूंगा, लेकिन फिर भी मैं अपने ही कल्चर को उनसे सुप्रीम मानूंगा और मैं तो उनको गांव वाला या कुछ तो भी कह के बुलाना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे कल्चर पे गर्व है। व्हेन देयर इज अ टॉक अबाउट कल्चर रिलेशन, है ना, तो ये सब जब कल्चर रिलेशन की बात होती है तो लिखने पढ़ने में तो अच्छा लगता है। व्हाट एक्चुअली हैपन्स इज दैट दोज पेक्यूलर आइडियाज कम इनटू कन्फ्लिक्ट एंड इंस्टेड ऑफ लीडिंग अ फ्रेंडशिप दे लीड टू मोर इस्ट्रेंजमेंट। इस्ट्रेंजमेंट का मतलब होता है अलगाव, अलग हो जाना, है ना। तो वहाँ पे वो क्या कह रहा है कि कल्चर को एक दूसरे को जोड़ना चाहिए। जब मैं वहाँ घूमने गया तो वो कल्चर को मुझे उनसे जोड़ना चाहिए था, हमारे कल्चर एक्सचेंज होना चाहिए थे, हमारी फ्रेंडशिप होना चाहिए थी, लेकिन बजाय इसके कि हम अपने दूसरे सामने वाले कल्चर को मानें, उससे फ्रेंडशिप करें, हम उल्टा उन चीज़ों से अलग हो जाते हैं, उनके बारे में गलत सोचना शुरू कर देते हैं। इट इज़ अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ कल्चर? और यही तो प्रश्न है कि कल्चर है क्या। एंड आई एम सर्टनली नॉट कम्पिटेंट टू गिव यू डेफिनेशन ऑफ इट। और नेहरू कहते हैं कि मैं इतना समर्थ नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मैं आपको कल्चर की डेफिनेशन दे सकूँ, बिकॉज आई हैव नॉट फाउंड वन, क्योंकि मुझे ही आज तक नहीं पता और मुझे ही आज तक कोई डेफिनेशन नहीं मिली कि ये कल्चर आखिर भला है क्या और ये होता क्या है। As I said, this is highly philosophical chapter. There are some words, there are some lines which can pass out through your mind and you will never get it what it is. But in future you will understand that what Nehru is want to tell and what I am going to tell you or explain you. तो ये बिल्कुल हो सकता है कि शायद आपको कुछ बातें बिल्कुल ही समझ में ना आए। One can see each nation and each separate civilization developing its own culture that had its roots in generation hundred of thousands of years ago. हम देख सकते हैं कि हर देश में अपनी एक अलग सिविलाइजेशन है जो उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है, अपने कल्चर को डेवलप किया, और इनकी जड़ें कहाँ पर हैं? सैकड़ों और हज़ारों साल पहले के सालों में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, भारत में जो भी आज परंपराएं हैं, ये जो गणेश पूजन होता है, ये जो नवरात्रे बनाए जाते हैं, ये कोई आज से नहीं चल रहा है। ये हमारी परंपराएं हैं जो हज़ारों सालों से, हज़ारों तो ना भी कहूँ तो सैकड़ों सालों से चली आ रही है। हमारे पूर्वज इनको मनाया करते थे और हम उन्हीं ट्रेडिशंस को क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी रूट कहाँ है? हमारे कल्चर की रूट कहाँ है? हमारी पहले की जनरेशन में सैकड़ों हज़ारों सालों से जो चली आ रही है। One sees these nations being intimately molded by the impulse that initially starts a civilization going on its long path. और कोई भी देख सकता है कि जो नेशन है जिस तरह से मोल्ड यानी ढले हैं, है ना, और बाय द इम्पल्स, और जिस तरह से ये ढले हैं, जिस वो सोच से ये ढले हुए हैं, उसकी स्टार्ट, उसकी इनिशियली स्टार्ट कहाँ होती है? वो सिविलाइजेशन से होती है जो हज़ारों और सैकड़ों साल पहले रही है और लंबा रास्ता तय करते हुए यहाँ तक आई है। That conception is affected by other conception and one sees action and interaction between these various conception. आपकी जो अवधारणा है उस अवधारणा पे किसी और अवधारणा का फ़र्क पड़ा और फिर जब ये अवधारणाएं आपस में टकराई तो और ज़्यादा कंसेप्शंस यानी कि अवधारणाएं पैदा हुई। There is, I suppose, no culture in the world which is absolutely pristine. मैं कह सकता हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ कि दुनिया में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो बिल्कुल प्योर हो, जैसी वो चली थी वैसी ही वो आज हो। अब भाई हमारे आपको ही देख लो, ठीक है, हमारे लिए हैप्पी न्यू ईयर जो होता है वो 31 दिसंबर होता है। क्यों हम चाय पीते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर के ऊपर किसका इफ़ेक्ट आ गया? हमारे कल्चर के ऊपर इफ़ेक्ट आ गया अंग्रेज़ों के कल्चर का। हम कपड़े उनके जैसे पहनने लगे, हम जो खाना पीना है उनके जैसा करने लगे, क्योंकि हमको उनके कल्चर ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। ठीक है, तो हमारा तो बसंत पंचमी के आसपास नया साल आता है, लेकिन हम हैप्पी न्यू ईयर कब कह देते हैं? 31 दिसंबर को कह देते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर पर उनका इफ़ेक्ट रहा। तो हम नहीं कह सकते कि इंडियन कल्चर बिल्कुल प्रिस्टाइन है, बिल्कुल शुद्ध है और इसके ऊपर किसी भी दूसरी सभ्यता का फ़र्क या असर नहीं पड़ा है। और नेहरू ये दावा करते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जो दूसरी सभ्यता से प्रभावित ना हुई हो। इट सिंपली कैन नॉट बी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जस्ट एज नो बडी कैन से दैट द
ही बिलोंग्स 100% ऑफ अ पर्टिकुलर रेसियल टाइप। कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं 100% उस सभ्यता से आता हूँ, बिकॉज इन द कोर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स, क्योंकि इन हज़ारों सैकड़ों सालों के अंदर अनमिस्टेकेबल चेंज, कुछ ऐसे चेंज हुए हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, एंड मिक्सचर्स हैव ऑकर्ड, और इनमें बहुत सारी सभ्यताएं आपस में क्या हो चुकी हैं, मिक्स हो चुकी हैं। सो कल्चर इज़ बाउंड टू गेट अ लिटिल मिक्सड अप। तो कल्चर जो है ना, वो बना ही इसलिए था क्योंकि उसे मिक्स होना था। इवन दो द बेसिक एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर नेशन कल्चर रिमेंस डोमिनेंट, हालांकि जो बेसिक एलिमेंट रहता है वो हमेशा बरकरार रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इफ़ दैट काइंड ऑफ थिंग गोज़ ऑन पीसफुली, अगर ये सब कुछ अच्छे से चलता रहता है, देयर इज़ नो हार्म इन इट, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बट इट ऑफन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट्स, लेकिन अक्सर झगड़े होते ही हैं। It sometimes leads to a group to fear that their culture is being overwhelmed by what they consider to be an outside or alien influence. और sometimes क्या होता है कि किसी ग्रुप को पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि जो उनका कल्चर है वो बाहर के आए हुए लोग बिगाड़ रहे हैं, तो उसके बदले में फिर वो झगड़े स्टार्ट कर देते हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में एंटी इस्लामिक प्रोटेस्ट हुए थे, जहाँ पर वो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि बाहर से जो इस्लामिक कंट्री के लोग आए हैं उन्होंने वहाँ का माहौल बिगाड़ दिया है, वो क्रिश्चियंस को ना मार रहे हैं या क्रिश्चियनों को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने उनके खिलाफ़ दंगे कर दिए थे। और ऐसा ही बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ में शियाओं के और हिंदुओं के अगेंस्ट में देखने में आता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ पर भी कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जो होना नहीं चाहिए थे, जो पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन के प्रति किए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोई पर्टिकुलर ऐसा ग्रुप होता है जिसको ये लगने लगता है कि हमारे कल्चर को दूसरा कल्चर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। देन दे ड्रू देमसेल्व्स इनटू अ शेल विच आइसोलेट्स देम एंड प्रिवेंट्स देयर थॉट्स एंड आइडियाज़ गोइंग आउट। वो लोग, ऐसे लोग जो होते हैं, वो अपनी सोच को आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं, ठीक है, और अपने आइडियाज़ को फैलने नहीं देते हैं। दैट इज़ एन अनहेल्दी सिचुएशन। ये बहुत ही बेकार सिचुएशन होती है, बिकॉज इन एनी मैटर एंड मच मोर सो इन व्हाट माइट बी कॉल्ड अ कल्चर मैटर, स्टेगनेशन इज़ द वर्स्ट पॉसिबल थिंग। क्योंकि उनका, नेहरू जी का मानना है कि किसी भी कंडीशन में कल्चर की जहाँ बात आती है, स्टेगनेशन मतलब होता है जिसमें कोई चेंज ना हो। स्टेगनेशन सबसे बुरी चीज़ होती है ना, कोई बदलाव ना हो। कल्चर इफ़ इट हैज़ एनी वैल्यू मस्ट हैव सर्टेन डेप्थ। कल्चर की अगर उसकी कोई वैल्यू है तो उसमें कुछ डेप्थ होना चाहिए, गहराई होना चाहिए। इट मस्ट ऑल्सो हैव अ सर्टेन डायनामिक कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर डायनामिक होना चाहिए, मतलब उसमें बदलाव होते रहना चाहिए। आफ्टर ऑल कल्चर डिपेंड्स ऑन अ वास्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि जितने भी कल्चर होते हैं वो बहुत सारे फैक्टरों पर डिपेंड करते हैं। इफ़ वी लीव आउट what might be called the basic mold that was given to in the early stages of nations or people's growth. It is affected by geography, by climate and all kinds of other factors. तो जितने भी कल्चर हैं उन पे बहुत सारे मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए अरब के जो लोग होते हैं, है ना, उनका जो कल्चर है वो रेगिस्तान के हिसाब से बना हुआ है। वो हल्के सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सर को और मुंह को ढक के रखते हैं अक्सर, है ना। उन लोगों ने बुर्का, उनकी महिलाएं बुर्का पहनती है क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा उड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, तो उससे बचने के लिए उनका पहनावा वैसा का वैसा हो गया, है ना। तो उनका जो जोग्राफ़ी है, डेजर्ट है अरेबिया का, उस हिसाब से हुए। ऑब्वियसली द कल्चर ऑफ इंडिया इन द ओल्ड डेज वाज अफेक्टेड ग्रेटली एज वी सीन आवर ओन लिटरेचर। जब हम अपने लिटरेचर को देखते हैं तो हम पर भी इतिहास का काफ़ी असर रहा है। हमारे ऊपर हिमालय का, हमारे जंगलों का, नदियों का, इंडिया की, उन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा है। इट वॉज़ नेचुरल ग्रोथ फ्रॉम द सॉइल, और ये हमारी मिट्टी से उगने वाली जो नेचुरल ग्रोथ है वही है। Of the various domains of culture like architecture, music and literature, any two way mix together as they often did and produce a happy combination. जब दो सभ्यताओं का म्यूज़िक, आर्किटेक्चर, लिटरेचर सब मिलता है तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इनका बनता है। बट वेयर देयर इज़ एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव समथिंग और अदर विच डज नॉट, लेकिन अगर एक इम्प्रूव होना चाहता है और दूसरा होना नहीं चाहता है, नेचुरली ग्रोज एंड माउल्ड इटसेल्फ विथ अपरूटिंग इटसेल्फ, कन्फ्लिक्ट इनविटेबली अराइज। तो आपस में क्या शुरू हो जाते हैं, फिर झगड़े, कन्फ्लिक्ट, विद्वेष चालू हो जाते हैं। देन ऑल्सो कम समथिंग विच इज़ टू माई माइंड इज़ बेसिकली अपोज टू ऑल आइडियाज़ ऑफ कल्चर।
और जब कल्चर के है ना, वो क्या कहते हैं कि मेरे दिमाग में फिर जब ये बातें आती हैं, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो कल्चर से उल्टे आइडियाज़ मेरे माइंड में आते हैं। एंड दैट इज़ द आइसोलेशन ऑफ द माइंड एंड द डेलिब्रेट सेटिंग अप ऑफ द माइंड टू अदर इन्फ्लुएंसेस। जब हम दूसरों की बातें सुनना चालू करते हैं, दूसरों से नफरत करना चालू करते हैं, तो शायद वही स्थिति होती है जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। माई ओन व्यू ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री इज़ दैट we can almost measure the growth and the advance of India and the decline of India by relating them to periods। मेरा खुद का जो व्यू है इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मैं मानता हूँ कि वी कैन ऑलमोस्ट मेज़र द ग्रोथ, हम जितनी भी ग्रोथ इंडिया की हुई है उसको मेज़र कर सकते हैं। एंड द एडवांस ऑफ इंडिया इन द डिक्लाइन ऑफ इंडिया बाय, हम कैसे इंडिया चढ़ा था, कभी इंडिया का पतन आया, उस सब को एक समय के अंतराल में बांटकर हम उन सबको चीज़ों को नाप सकते हैं कि इंडिया में कल्चरों में कैसे बदलाव हुआ। इंडिया हैड हर माइंड ओपन टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड व्हेन शी वांटेड टू क्लोज इट अप, है ना। भारत ने दूसरों के लिए दरवाजे खोले दुनिया के। द मोर शी क्लोज इट अप द मोर स्टैटिक शी बिकेम। जितना दरवाज़ा हम लोगों के लिए बंद करते गए, हमारा जो इतिहास है वो स्टैटिक होता गया। हमने लोगों को आने से एंट्री रोकी, तो हम कल्चरों से सीखना हमने बंद कर दिया था। लाइफ वेदर ऑफ द इंडिविजुअल, ग्रुप, नेशन और सोसाइटी इज़ एसेंशियली अ डायनामिक, चेंजिंग, ग्रोइंग थिंग। दुनिया का जो जीवन है, लोगों का जो जीवन है, वो बदलता रहता है, उसमें ग्रो होता है, वो चीज़ें बदलती और डायनामिक होती हैं। वॉट एवर स्टॉप्स दैट ग्रोथ ऑल्सो इंजर्स एंड अंडरमाइंस इट। जो लोग इसे रोकने की कोशिश करते हैं वो इसे एक तरह से नुकसान ही पहुंचा रहे होते हैं। वी हैव हैड ग्रेट रिलीजियस एंड दे हैव हैड इनॉमरस इफेक्ट ऑन ह्यूमैनिटी। हमारे कई धर्म हैं जिसका मानवों पर प्रभाव भी पड़ता है। यस, इफ़ आई मे से सो विथ ऑल रिस्पेक्ट, लेकिन मैं कुछ सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, और मेरा किसी भी इंसान को दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं है, दोज वेरी रिलीजियस, लेकिन जो लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं, इन द मेजर दैट दे मेड द माइंड ऑफ मैन स्टेटिक, वो अपने दिमाग को रोक लेते हैं, डॉगमेटिक, कट्टर बना लेते हैं, बाइगोटेड, है ना, धर्मांध हो जाते हैं, धर्म में अंधे हो जाते हैं। हैव हैड टू माई माइंड एन ईविल इफेक्ट। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों के दिमाग पे बुरा प्रभाव पड़ता है। द थिंग्स दे सेड मे बी गुड, जो वो कहते हैं हो सकता है वो बातें अच्छी हों, बट व्हेन इट इज़ क्लेम्ड दैट द लास्ट वर्ड हैज़ बीन सेड, सोसाइटी बिकम्स स्टैटिक। लेकिन जो बातें उन्होंने कही है वही अंत है, वही आखिरी सच है, तो फिर समाज स्टैटिक हो जाता है, समाज का ग्रोथ रुक जाता है। द इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग और रेस और नेशन मस्ट नेसेसरली हैव अ सर्टेन डेप्थ एंड सर्टेन रूट समवेयर। जितने भी इंडिविजुअल ह्यूमन हो, कोई प्रजाति हो, कोई जाति हो, कोई देश हो, उनकी कहीं ना कहीं रूट, कहीं ना कहीं जड़ होती है, होना भी चाहिए। दे डू नॉट काउंट फॉर मच अनलेस दे हैव रूट्स इन द पास्ट। हम उनके बारे में ये कह सकते हैं कि वो जो ज़्यादा पा ही नहीं सकेंगे अगर उनके रूट कहीं ना कहीं पास में ना हो। Which past is after all the accumulation of generation of experience and some type of wisdom। सारी बुद्धि, सारा अनुभव उन्हीं जनरेशन से तो आता है जो चलती आई हैं। It is essential that you have that, और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास वो हो। Otherwise you become just pale copies of something, वरना हम सिर्फ किसी की कॉपी बन के रह जाएंगे, which has no real meaning to you as an individual, और एक इंडिविजुअल के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं होगा। और एज अ pale copies of something और एज अ ग्रुप, और ग्रुप के रूप में भी इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ऑन अदर हैंड वन कैन नॉट लिव इन रूट्स अलोन, और दूसरी तरफ देखें तो सिर्फ जड़ों से चिपक के रहना भी कोई समझदारी नहीं है। इवन रूट्स विदर अनलेस दे कम आउट इन द सन एंड द फ्री एयर, है ना। जड़ें हैं तो सूरज की रोशनी और हवा में भी आना ही पड़ेगा। ओनली देन कैन रूट्स गिव अस सस्टेनेंस, तब जाकर हमारी जड़ें हमें बनाए रख पाएंगी। ओनली देन कैन देयर बी अ ब्रीचिंग आउट ऑफ अ फ्लावरिंग, तब जाके, है ना, हम फ्लावर होंगे, हम फलेंगे, फूलेंगे। हाउ देन आर यू टू बैलेंस दीज टू एसेंशियल फैक्टर्स। तो इन चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है ना, वो हमसे ये प्रश्न पूछते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज सम पीपल थिंक अ ग्रेट डील अबाउट द फ्लावर्स एंड द लीव्स ऑन द ब्रांचेस। कुछ लोग तो बहुत सोचते हैं फ्लावर्स और लीव्स के बारे में, फॉरगेटिंग दैट दे ओनली फ्लरिश बिकॉज देर इज़ अ स्टूट रूट टू सस्टेन देम। क्योंकि वो भूल जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक जड़ भी होती है जो उन्हें सस्टेन करती है, बनाए रखती है। Others think so much of the roots that no flowers or leaves or branches are left। जो लोग जड़ों के बारे में सोचते हैं वो फूलों के बारे में और ब्रांचेस के बारे में, पत्तियों के बारे में नहीं सोचते हैं। There is only one thing, stem somewhere, और उनको ये लगता है कि बस एक स्टेम है, एक तना है। So the question is how one is to achieve a balance। तो प्रश्न ये है कि कैसे इस चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है।
So as I said, it is a highly philosophical chapter and it may be a tough task to understand this chapter. But in the next video, we will continue this chapter. As I told you that it is very highly philosophical and very long chapter. So it will be continued in second part. So thank you for watching.